हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर दें। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें क्वीन जीजू को होरांग मास्टर के साथ दिखाते हैं। होरांग मास्टर कहते हैं कि मेरा असिस्टेंट और मेरे होरांग अभी अपने काम में बिजी होंगे। क्वीन जीजू कहती है क्या यही है आपके होरांग और यही है आपकी तालीम। क्वीन जीजू गुस्से से बोल रही होती है तो होरांग मास्टर कहते हैं कि जब भी कोई रेत का महल बनाता है तो रेत का फिसल कर नीचे आना आम सी बात है। आप सिला के फ्यूचर के लिए कुछ कर रही हैं तो क्या आप इतना सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ना तो कोई होरांग मारा गया ना कोई गूंगा बहरा हुआ, तो आखिर इस बात पर इतना परेशान होने वाली क्या बात है। आपको तो परेशान होने के बजाय इस बात का शुक्र मनाना चाहिए। वैसे आप एक बात बताइए महारानी जी, आप अपने राज्य से यहाँ तक आई हैं, क्या ये देखने के लिए आई हैं कि मेरे होरांग जख्मी हुए हैं या फिर आप मेरे लाए गए होरांग को देखने के लिए आई हैं। तो क्वीन जीसू कहती है कि कौन है तुम्हारा होरांग। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि उसका नाम जीदवी है, ये उसे दूसरे मुल्क से नाम मिला है और मैं उसका दूर का चाचा लगता हूँ। तो क्वीन जीसू एक तंजिया सी स्माइल देती हैं और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने गुरु आंची के बेटे को बिना किसी काबिलियत के होरांग क्यों बनाया। तो क्वीन जीसू कहती है कि वो मेरा बेटा है। होरांग मास्टर उन्हें हैरत से देखते हैं। तो क्वीन जीसू कहती है कि वेद आंटी से मेरी मंगनी हुई थी तो उनका बेटा मेरा बेटा भी तो हुआ ना, तो इस रिलेशनशिप को आप चाहे जैसा भी समझें। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि अगर आपको अपने बेटे की इतनी फिक्र है तो फिर जाइए जाकर उसे मिल लीजिए। फिर क्वीन जीसू मोमयोंग के पास आती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें मैंने यहाँ पर इसलिए भेजा है ताकि तुम कैद हो जाओ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि जिस होरांग को मैंने यहाँ भेजा है उसे निकाला जा रहा है। मोमयोंग कहता है कि पहले मैं भी बहुत हैरान था कि आप मुझे यहाँ पर क्यों भेजना चाहती हैं। आपको तो मेरी मौत से सुकून भी नहीं मिलेगा, लेकिन शायद अब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आपने यहाँ पर एक कमजोर जानवर को भेजा है ताकि बड़े जानवर आसानी से उसका शिकार कर सकें, और मुझे समझ आ गया है कि वो कमजोर जानवर मैं ही हूँ। क्वीन जीसू कहती है कि एक बात याद रखना, तुम्हें ये सब कुछ सहना होगा, और जैसा कि अभी तुमने कहा कि तुम यहाँ पर एक कैदी हो, लेकिन अगर अपने गुनाहों की सजा तुम यहाँ पर पूरी ना कर सके तो इसका बदला फिर किसी और को देना होगा, फिर चाहे वो तुम्हारी बहन हो या फिर तुम्हारा बाप। फिर हमें मैकजॉन को दिखाते हैं जो आरो की गोद में सर रखे हुए सो रहा होता है। आरो कहती है कि अरे और ये कितनी देर सोएगा, और फिर मैकजॉन को उठाने लगती है कि चलो अब उठ जाओ। तो मैकजॉन फिर से करवट बदल के लेट जाता है। क्वीन जीसू भी मैकजॉन को ऐसे देख लेती है। आरो के उठाने पर जब मैकजॉन उठ के बैठता है तो वो क्वीन जीसू को देखता है और कहता है कि पकड़ा गया। तो आरो कहती है कि क्या। तो मैकजॉन कहता है कि तुम्हारा भाई जिसे तुम इतनी शिद्दत से ढूंढ रही थी उसे कैद कर दिया गया है। तो आरो कहती है कि उसको कैद कर दिया गया है, लेकिन उसने क्या किया है। मैकजॉन कहता है कि तुम्हारे बेवकूफ भाई ने यहाँ पर लड़ाई शुरू कर दी और फिर उसको खत्म भी कर दिया। तो आरो कहती है कि ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो, और भागते हुए जाने लगती है। फिर मैकजॉन क्वीन जीसू को देखता है जो उसी को देख रही होती है। फिर आरो कैद खाने के पास आती है और मोमयोंग को बुला रही होती है कि तुम कहाँ पर हो, ये मैं हूँ आरो। मोमयोंग आरो को देखता है तो उसके पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो आरो कहती है कि तुम यहाँ पर इस हालत में क्यों हो। मोमयोंग उससे पूछता है क्या किसी ने तुम्हें यहाँ पर आते हुए देखा। तो आरो कहती है कि नहीं, यहाँ पर तो और कोई नहीं है। तो मोमयोंग कैद खाने का दरवाजा तोड़ता है और फिर आरो को अंदर लेकर आता है। आरो कहती है कि मैं यहाँ पर वैद्य बन के आई थी सबका इलाज करने के लिए, मैं यहाँ पर छुप के नहीं आई। तो मोमयोंग कहता है कि छुप कर आओ या जैसे भी आओ, तुम यहाँ पर क्यों आई। आरो मोमयोंग का चेहरा देखती है और कहती है कि ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ। मोमयोंग कहता है कि मेरा चेहरा ठीक हो जाएगा, सबसे पहले तुम यहाँ से जाओ। आरो कहती है कि पहले मैं तुम्हारा इलाज तो कर दूं। तो मोमयोंग कहता है कि मुझे कोई भी इलाज नहीं करवाना। आरो कहती है कि फिर तुम्हें भी जख्मी नहीं होना चाहिए था, अभी मुझे बस तुम्हारी चोट दिख रही है, उसके अलावा और कुछ नहीं, अभी मुझे बस पहले इसे ठीक करना है। मैं नहीं जानती कि तुम अब तक कैसे जीते आए हो, लेकिन अब तुम ऐसे नहीं जी सकते, अगर तुम्हें चोट लगेगी तो मैं उसे ठीक करूंगी, तो अब तुम मुझे मत रोको। तो मोमयोंग कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो आरो कहती है कि अब तुम बैठोगे या फिर मैं तुम्हारे कान खींचूं। फिर आरो मोमयोंग को बिठाती है और उसके जख्म पे दवा लगाती है। मोमयोंग हल्का सा चीखता है तो आरो कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रही है। तो मोमयोंग कहता है कि नहीं, मुझे जलन हो रही है। तो आरो कहती है कि ये बहुत ही अच्छी दवा है, ये बहुत ही मशहूर दवा है और इसका नाम है दर्द हो जा छू मंदर और ठीक हो जा बंदर। तो मोमयोंग ये नाम सुन के हंसने लगता है। तो आरो कहती है कि जब तुम हंसते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मोमयोंग कहता है कि क्यों, इसमें ऐसा क्या है। तो आरो कहती है क्योंकि तुम हमेशा नहीं हंसते हो ना, बहुत प्यारी मुस्कान है तुम्हारी, मैं सच कह रही हूँ। मोमयोंग कहता है कि जो भी है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, सभी लड़के तुम्हें घूरेंगे तो मुझे ये पसंद नहीं। तो आरो कहती है कि मुझे पहले ही देर हो चुकी है और जिन लड़कों की तुम बातें कर रहे हो उन सबसे मैं मिल चुकी हूँ, और वैसे भी सुबह तक तो आधे अपाहिज हो जाएंगे। तो मोमयोंग कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता। तो आरो कहती है कि मुझे डर क्यों लगेगा, तुम हो ना मुझे बचाने के लिए। और मोमयोंग बस आरो को ही देखने लगता है। फिर पीजो और आरो को दिखाते हैं। आरो मुंह
लटकाए चल रही होती है। तो पीजू कहता है कि तुम अपने भाई से मिलने के लिए बेचैन थी, तो अब तुम ये मुंह लटकाए हुए क्यों चल रही हो? आरो कहती है कि क्या पता, उससे मिलने के बाद मुझे अजीब सा लग रहा है। पीजू कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारा भाई है? तो आरो कहती है कि ऐसा क्यों? फिर मोम्योंग को दिखाते हैं जो आरो के दिए हुए मरहम को पकड़ता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब आरो मोम्योंग के जख्मों पे मरहम लगा रही होती है तो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आता, मैं इतने लंबे अरसे तक तुमसे अलग रही हूँ, लेकिन अब 2 दिन भी तुम्हें ना देखूं तो मुझे कुछ होने लगता है। मैं बस तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी और फिक्र करती थी। जब तुम हमारी जिंदगी में नहीं थे तो मैं तुम्हारे बारे में फिक्र भी नहीं करती थी कि तुम कहाँ होगे और क्या कर रहे होगे, लेकिन अब बस मुझे तुम्हारी चिंता ही रहती है। और इसी को ही एक फैमिली कहते हैं ना। फिर हमें होरांग मास्टर को क्वीन जीसू के पास सिखाते हैं। होरांग मास्टर कहते हैं कि आप ये चाहती हैं कि मैं उस लड़के को कैद से बाहर निकाल दूं? तो क्वीन जीसू कहती है कि मैंने आपसे होरांग बनाने को कहा था, उनकी ट्रेनिंग करने को कहा था, उनको सजा देने या मारने का नहीं। और अगर तुम ऐसे ही सबको कैद करते रहे फिर तो एक भी होरांग नहीं बचेगा, और मैं बिना होरांग के मंत्रियों के बीच में फूट डालकर एक नया सिला नहीं बना सकती। होरांग मास्टर कहते हैं कि कुछ देर पहले आपने मुझे ऐसे होरांग बनाने को कहा था जो सिला का फ्यूचर होंगे, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि आपका इरादा बदल चुका है। और अगर आपको याद हो तो आपने मुझे हर चीज की इजाजत दी थी, या फिर आप इसे खत्म करना चाहती हैं? तो क्वीन जीसू कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती और ना ही मैं ऐसा कुछ करूंगी, लेकिन अगर मुझे तुम्हारे इरादे ठीक ना लगे तो मैं तुमसे ये सारे अधिकार ले लूंगी। फिर होरांग मास्टर महल से बाहर आते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझसे मेरे अधिकार छीनेगी। इतने में ही वहाँ पर योंगसिल अपने मंत्रियों के साथ आ जाते हैं और कहते हैं कि देखो तो आज हमें कौन मिले हैं, आप तो वही है ना जो होरांग के मास्टर हैं, और अगर आप यहाँ पर हैं तो इसका मतलब है कि आपकी महारानी जी से बहस होगी। औरतों के ख्यालात को समझना वैसे नामुमकिन है, लेकिन वो मर्दों से बहुत मुख्तलिफ होती हैं, ऐसा ही है ना? तो होरांग मास्टर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, किसी को भी पूरी तरह से समझना नामुमकिन है। योंगसिल कहते हैं कि चलिए ना, फिर हम बाकी बातें मेरे घर जाके करते हैं, मैं आपको एक अच्छा सा जाम भी दूंगा, या फिर चलिए होरांग में ही बातें कर लेते हैं। मेरा बेटा भी होरांग में है, बेनरियू, मैंने उसे हमेशा बचपन से ही महाराज के बराबर रखा है। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि क्या मतलब? तो योंगसिल कहते हैं कि हमारी भेंट से ज्यादा अगर सिला का भविष्य बदल जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? तो होरांग मास्टर कहते हैं कि चलिए ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। तो योंगसिल कहते हैं कि फिर वक्त तय कर लें। होरांग मास्टर कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि हम 30 साल बाद मिलते हैं, फिर मिलकर जाम पियेंगे। तो फिर क्या कहते हैं आप? और हंसने लगते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जाते हुए होरांग मास्टर कहते हैं कि ये कोई इंसान है या फिर जहरीला नाग। योंगसिल भी होरांग मास्टर को गुस्से से घूर रहा होता है। फिर हमें मोम्योंग को दिखाते हैं जिसके पास होरांग मास्टर आते हैं। होरांग मास्टर कहते हैं कि अब मैं तुम्हें कैद नहीं करूंगा। तो मोम्योंग कहता है कि ये तो अच्छी बात है। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि लेकिन जीते जी मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। सबसे पहले तुम्हें हर टास्क में पास होना होगा, और उसके अलावा अगर तुम्हें 3 वार्निंग्स मिलती हैं तो तुम्हें होरांग छोड़ के जाना पड़ेगा। शायद तुम्हारे लिए ये बहुत ही दुख भरा काम होगा, और इसी से तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इसका रिजल्ट पहले जैसा ही होगा, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ से चले जाओ, और यही एक बेहतरीन फैसला होगा। तो फिर मुझे बताओ तुम क्या करोगे, यहाँ रुकोगे या फिर जाओगे? मोम्योंग कहता है कि मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा, और यहाँ पर रुकने की मेरे पास वजह भी है। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि ठीक है। फिर हमें होरांग मास्टर को सभी होरांग्स के साथ दिखाते हैं। आज उन्हें पहला लेसन मिलने वाला होता है। होरांग मास्टर उन सबसे पानी का पूछते हैं। कहते हैं कि अगर पानी ताकतवर होता है तो वो कितना ताकतवर होता है, और अगर वो कमजोर होता है तो वो कितना कमजोर होता है। सूहो कहता है कि आग लगने पर अगर हम उस पर पानी फेंके तो आग खत्म हो जाती है, यानी पानी बहुत ताकतवर है। बेनरी कहता है कि पानी के रास्ते में अगर कोई चीज आ जाए तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो यानी कि पानी कमजोर है। बैकचोन कहता है कि पानी बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि इस दुनिया में बनाई गई हर चीज ही ताकतवर है। पानी हमेशा ऊपर से नीचे को बहता है, और वो कभी भी खुद को ताकतवर साबित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो पहले से ही ताकतवर है। होरांग मास्टर मोम्योंग की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तो मोम्योंग कहता है कि पानी तो सेल्फलेस है। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि वो कैसे? मोम्योंग कहता है कि पानी तो शुरू से ही दूसरों के लिए काम करता है, पानी तो शुरू से ही बलिदान देते आया है। वो मछली को जिंदगी देता है और सोने को उसकी चमक देता है, और उसका बस एक ही काम है, दूसरे लोगों के लिए काम करना, जब तक कि ये सारी दुनिया सूख नहीं जाती, और फिर इसके बाद उसका काम खत्म हो जाएगा। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि ठीक है, और फिर वो दूसरी तरफ महाराज लिखते हैं और कहते हैं कि ये तुम सबका पहला टास्क है, तुम सब अपने आप को पानी समझो और मुझे बताओ कि महाराज बनने के लिए पानी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। फिर हमें आरो को पीजू के साथ दिखाते हैं, जिसे इस टास्क के बारे में पता चलता है। पीजू कहते हैं कि मैंने सुना है कि ये सबसे मुश्किल टास्क है। आरो कहती है कि ये क्या बात हुई, ये तो ऐसे हुआ जैसे किसी अपाहिज को 2
छोड़ने का कह रहे हो। वो बेवकूफ तो ये भी नहीं जानता कि इस टास्क का जो नाम है उसमें कितने लफ्ज आते होंगे। तो पीजू कहते हैं कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो, क्या मैंने ये टास्क दिया है। तो आरो गुस्से से बोलते हुए कहती है कि अब मुझे बताओ हम क्या करें। फिर हमें वेदांत जी को दिखाते हैं जो जड़ी बूटियाँ देख रहे होते हैं। फिर वो एक जड़ी बूटी देखते हैं जो कि बहुत ही कम होती है। तो दुकानदार से कहते हैं क्या ये बस इतनी ही है। तो वो कहता है कि हाँ। फिर आन जी के पीछे एक आदमी आता है और कहता है कि अगर ऐसे में कोई बीमारी फैल गई तो जिनके पास ये दवा होगी वो तो माला माल हो जाएंगे। मैंने सही कहा ना आन जी। तो आन जी कहते हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो। तो वो अपनी टोपी ऊपर करते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि मोमयोंग के डैड होते हैं। फिर मोमयोंग के पापा आन जी के घर आते हैं और कहते हैं कि तुमने उसे वहाँ पर क्यों भेजा, उसे तुम शांति से जीने देते। उसने अपनी जिंदगी सुकून से जीने के लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने उसे होरांग भेज दिया। तो आन जी कहते हैं कि यही हमारी किस्मत थी, उसकी भी और मेरी भी। तो मोमयोंग के डैड गुस्से से कहते हैं कि इसे तुम किस्मत का बहाना मत दो। अपने मरे हुए बेटे की जगह तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो ताकि तुम बदला ले सको और वो बच्चा ऐसा है जिसे उस जगह नहीं जाना चाहिए था और तुम किस्मत का बहाना बना रहे हो, लेकिन अब तुमने उसकी किस्मत का ताला खोल दिया है। तो आन जी कहते हैं कि बस तुम मुझे ये बताओ कि वो किसका बेटा है। तो मोमयोंग के डैड अपना सामान पकड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आन जी उन्हें कहते रहते हैं कि मेरी बात सुनो और फिर कहते हैं कि कोई ऐसा जिसे उस दुनिया में नहीं जाना चाहिए और सोचने लगते हैं कि वो किसका बेटा हो सकता है। फिर हमें मोमयोंग को दिखाते हैं जो पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और फिर कहता है कि आखिर ये पढ़ाई इतनी मुश्किल क्यों होती है। फिर हमें आरो को दिखाते हैं जो एक बावर्ची के हाथ का इलाज कर रही होती है। तो पीजू उससे कहता है कि इसका हाथ ठीक तो हो जाएगा ना, अगर ये ठीक ना हुआ तो हमारी आज की दावत का खाना कौन बनाएगा। आरो कहती है कि मैंने इसके जले हुए जख्म पर दवा तो लगा दी है, 2-4 दिन में इसका हाथ ठीक हो जाएगा, लेकिन 1-2 दिन तक पानी में हाथ मत डालना और अच्छा हुआ तुमने अभी आकर दवा ले ली वरना तुम्हें महीनों तक इसकी दर्द रहती। तो बावर्ची शुक्रिया कहते हुए वहाँ से चला जाता है। पीजू कहता है कि भले ही हमने यहाँ पर एक नकली वेद बुलाई हो लेकिन तो आरो उसको घूरने लगती है। तो पीजू कहता है कि खैर तुमने हमारी बहुत मदद की है लेकिन तुम अपने भाई से ये सब कुछ कब तक छुपाओगी। तो आरो कहती है कि मैं जल्द ही उसे बताने वाली हूँ। फिर हमें सभी होरांग को दिखाते हैं जो मोमयोंग को देख रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही मोमयोंग उनको देखता है तो सभी यहाँ वहाँ हो जाते हैं। फिर आरो रूम से बाहर आ रही होती है तो दरवाजे के सामने ही मोमयोंग खड़ा होता है। मोमयोंग को देखते ही आरो दरवाजा बंद कर देती है। तो मोमयोंग उसे कहता है कि कौन हो तुम, दरवाजा खोलो, तुम्हारा चेहरा देखा देखा लगता है। आरो दरवाजा नहीं खोलती और डरने लगती है कि अब मैं इसे क्या कहूँगी। तो इतने में ही मोमयोंग विंडो से अंदर आ जाता है और आरो से कहता है कि तुम आरो हो ना, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। तो आरो कहती है कि हाँ तुम सपना देख रहे हो और मैं एक भूत हूँ। तो मोमयोंग कहता है कि इतना बेवकूफ भूत मैंने पहले कभी नहीं देखा, तो बताओ तुम यहाँ पर कैसे आई। तो आरो कहती है कि मैं यहाँ पर एक वैद्य बन के आई हूँ। तो मोमयोंग कहता है तुम पागल हो गए हो क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ पर कितने मर्द हैं। आरो कहती है कि अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता है तो तुम उन सबसे मेरी हिफाजत करो ना, और क्या बाकी जगहों पर मर्द मौजूद नहीं है। उस दिन तो रात चलते हुए ही मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था, कम से कम तुम तो हो ना यहाँ पर, और क्या तुम्हारे यहाँ होते हुए मेरा यहाँ वहाँ घूमना कोई सेफ नहीं है क्या, बताओ मुझे, या फिर ये सब कुछ भी मैं खुद ही संभालूं। फिर हाथ बांधती है और कहती है कि हिंदी में कितने अल्फाज होते हैं तुम्हें तो ये तक नहीं पता, तुम भला मेरी हिफाजत क्या करोगे, तुमसे ज्यादा हिम्मत तो मुझ में है, मैंने सही कहा ना। तो मोमयोंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं आरो। तो आरो उसे गुस्से से देखने लगती है। फिर हमें दिखाते हैं कि आरो मोमयोंग को लिखना सिखा रही होती है, पहले खुद लिखती है और फिर मोमयोंग से कहती है कि अब तुम लिखो। तो मोमयोंग कहता है कि मैं बस एक ही बार लिखूंगा। तो आरो कहती है कि हाँ ठीक है, तुम्हें सिखाते सिखाते मैं भी थक गई हूँ। मोमयोंग लिख नहीं रहा होता। तो आरो कहती है कि अब तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो। तो मोमयोंग आरो का हाथ पकड़ते हुए अपने हाथ के ऊपर रखता है और कहता है कि तुम मुझे एक दफा लिखना सिखा दो, उसके बाद मैं खुद लिख लूंगा। तो फिर आरो मोमयोंग को लिखना सिखाती है। रात में जब सो जाते हैं तो मोमयोंग सबके सोने के बाद फिर से आरो के पास जाता है। जैसे ही मोमयोंग अपने रूम से बाहर जाता है तो मैकचोन भी अपनी आंखें खोल लेता है। फिर मोमयोंग लिख रहा होता है। आरो कहती है कि क्या हुआ, लिखते हुए तुम थक गए हो क्या, घुड़सवारी करना तो तुम बहुत जल्दी सीख गए थे, तो अब लिखना भी सीख लो, और क्या कुछ ऐसा है तो तुम नहीं कर सकते। तो मोमयोंग कहता है कि मुझे मक्खन मत लगाओ। तो आरो कहती है कि अच्छा जी, कोई स्टूडेंट अपने टीचर से ऐसे बात करता है। तो मोमयोंग कहता है कि अब बस भी करो शैतान की नानी। और फिर जब मोमयोंग लिख रहा होता है तो आरो उसे हिलाती है और उसका काम खराब हो जाता है। तो मोमयोंग आरो के मुंह पे इंक लगाने लगता है, लेकिन उसके अपने ही मुंह पे लग जाती है। और फिर मोमयोंग आरो को इंक लगाने लगता है। आरो उसे कह रही होती है कि नहीं करो, और फिर आखिरकार मोमयोंग इंक लगा ही लेता है और कहता है कि देखो तो जरा इस लड़की को ये कैसी लग रही है। और उन दोनों को मैकचोन भी देख रहा
होता है। फिर हमें मॉर्निंग में मैक्सवेल को दिखाते हैं जो क्वीन जीसू से हुई भी बातों को सोच रहा होता है। मैक्सवेल क्वीन जीसू से कह रहा होता है कि आप एक साथ दो चीजें नहीं कर सकती, या तो आप मेरी माँ बन सकती हैं या फिर महारानी। क्वीन जीसू कहती है कि अगर मैं अभी भी चुप रही तो कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि तुम आखिर कौन हो। तो क्या तुम अपनी पहचान और अपने ताज को खोना चाहते हो? तो आइंदा तुम मुझे दुखी मत करना और ना ही तुम मुझे इग्नोर करना। ये ना हो कि मैं तुम्हें बर्दाश्त न कर पाऊँ और मुझे तुम्हें महल से निकालना पड़े। फिर हमें आरो को दिखाते हैं जो कुछ बुक सुन रही होती है। इतने में ही वहाँ पर मैक्सवेल आ जाता है और आरो का हाथ पकड़ लेता है। आरो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो मैक्सवेल कहता है कि ये वादे की निशानी ये बिल्कुल वैसे ही है। तो फिर बताओ मुझे तुम मेरा कर्जा कब अदा कर रही हो? तो आरो कहती है कि संकी कुमार, तुम ऐसे हालात में मेरे पास आकर कर्जे की बात कैसे कर सकते हो? और मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं कुछ दिनों में तुम्हारा सारा कर्जा अदा कर दूंगी। मैक्सवेल कहता है कि वैसे एक तरीके से तुम मेरा कर्जा अदा कर सकती हो। फिर हमें दिखाते हैं कि मैक्सवेल मोमियों के साथ आरो के पास सीखने के लिए आ जाता है। मैक्सवेल कहता है कि अब से तुम मुझे पढ़ाना और मैं तुम्हारा कर्जा कम कर दूंगा। फिर मोमियों कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तो मैक्सवेल उसे सारी बात बताने वाला होता है तो आरो उसे रोक देती है। फिर आरो उन दोनों से लिखने का कहती है और वो दोनों ही बस एक दूसरे के काम को खराब कर रहे होते हैं। फिर हमें मोमियों को दिखाते हैं जो अपने लिखने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और हुरांग मास्टर भी उनको देख कर जाते हैं। फिर आरो को दिखाते हैं जो रूम में आती है तो उसे लगता है कि शायद वहाँ पे मोमियों बैठा हुआ है। तो आरो उसके कंधे पे मारते हुए उसके चेहरे पर अपने फिंगर रखती है, लेकिन वो जैसे ही पीछे देखता है तो वो मैक्सवेल होता है। तो आरो कहती है कि तुम हो, मुझे तो लगा था कि मेरा भाई है। फिर आरो मैक्सवेल को एक ड्राइंग बना कर देती है और उस ड्राइंग के बारे में उसे बताती है। आरो कहती है कि ये एक ऐसा परिंदा है जिसे उसके घर वाले ही बहुत ज्यादा कमजोर समझते हैं, तो अब इस नन्हे से परिंदे को खुद को मजबूत बनाना होगा और उड़ना सीखना होगा। और फिर यूं ही बातों में ही मैक्सवेल आरो को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है। आरो मैक्सवेल की फीलिंग से इनकार कर रही होती है तो मैक्सवेल गुस्से में भी आ जाता है और फिर उससे कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरा कुछ और देखने को दिल नहीं करता है। आरो मैक्सवेल को वहां से जाने का कह रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मेरा भाई यहाँ पर आ जाएगा और फिर वो हम दोनों को यहाँ पर ऐसे देख लेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैक्सवेल आरो को पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। आरो उसे दूर कर रही होती है लेकिन वो नहीं छोड़ता और फिर हम देखते हैं कि मोम योंग भी वहाँ पर आ जाता है और दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और फिर यहीं पर ही एपिसोड कंप्लीट हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।